हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हमारी जो टॉप 85 टॉपिक की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत लास्ट क्लास में आपको यहाँ पे आरबीआई पढ़ाया था। इस बीच में आपको यहाँ पे कुछ लेक्चर में आपको नहीं प्रोवाइड करा पाया, तो अब ये सीरीज हमारी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें आज हम बात करते हैं आरबीआई के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में यहाँ पे एक हिल्टन आयोग बना था 1926 में। जितने भ्रष्ट बैंक थे उन बैंकों की देखरेख के लिए उसके आधार पे ही 1930 के अंदर एक केंद्रीय जांच समिति बनी थी। और केंद्रीय जांच समिति ने भी फाइनली यही कहा कि हाँ भाई, ये जो बैंक हैं जो अंग्रेजों ने स्थापित कर रखे हैं ये सभी बैंक बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं। तब एक आवश्यकता महसूस हुई एक ऐसे बैंक की जो इन सभी बैंकों को क्या कर पाए, रेगुलेट कर पाए। ठीक है, उसी के तहत फिर यहाँ पे 1934 के अंदर एक अधिनियम लाया गया जिसे आरबीआई एक्ट 1934 कहते हैं। और 1 अप्रैल 1935 को इसी एक्ट के तहत फाइनली आरबीआई की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका था। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जब मैं आरबीआई की बात करता हूं, यहाँ पे जब मैं आरबीआई की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक बात समझिए, यहाँ पे इसके जो पहले गवर्नर थे, आरबीआई की स्थापना हो गई थी कभी यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 को फाइनली इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, इसके जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ओ स्मिथ। आप ध्यान रखना पे, उनका नाम था ओ स्मिथ। ठीक है, याद रखने वाली बात ये देखिए पे आरबीआई के अभी जो वर्तमान गवर्नर हैं, ठीक है, इनके जो अभी जो वर्तमान गवर्नर हैं इनका नाम है इनका नाम है शशिकांत दास। ठीक है, इनका नाम है शशिकांत दास इनका नाम है। शशिकांत दास जो हैं आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ये 25 नंबर के क्या हैं, ये गवर्नर हैं। आप एक बात ये भी ध्यान रखना। देखिए आप एक बात समझा पे, एक बात आप ध्यान रखें, 1900 आपका ध्यान रखिए पे 1985 से लेकर के, ठीक है, सॉरी 1982 यानी कि 1982 से लेकर के 1985 में, 1982 से लेकर 85 के बीच में मनमोहन सिंह जो हमारे पीएम रहे थे आगे चल के, मनमोहन सिंह जो थे वो भी आरबीआई के गवर्नर रहे थे। आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये भी आरबीआई के यहाँ पे गवर्नर रहे थे। क्लियर हो क्या। देखिए आप, जब मैं आरबीआई की बात करता हूं तो आरबीआई 3 तरह के वर्ष मनाता है। आरबीआई की अगर मैं वर्ष की बात करता हूं, ठीक है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई 3 तरह के वर्ष मनाता है। आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, सबसे पहला जिसे हम बोलते हैं वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, देखिए आरबीआई को जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और ये आपका चलता है 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका पे आरबीआई का फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय वर्ष चलता है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा घिस गया है। ठीक, चलिए दूसरा होता है यहाँ पे कृषि वर्ष। हो सकता है आपसे अब ये नेक्स्ट पूछ ले। आरबीआई का जो कृषि वर्ष होता है, ये आप ध्यान रखना, ये 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 जुलाई से, यानी कि जब खरीफ की फसल बोई जाती है तब जाकर के 1 जुलाई से कृषि वर्ष स्टार्ट होता है, और ये आपका चलता है 30 जून तक। कब तक आप, ये आपका है 30 जून तक चलता है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए तीसरा जो वर्ष होता है इसे बोलते हैं आरबीआई का खाता वर्ष। आरबीआई का खाता वर्ष कहा जाता है। ध्यान रखना, आरबीआई का जो खाता वर्ष है वो भी 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक क्या चलता है, आरबीआई खाता वर्ष चलता है। क्लियर हो गया आपका पे, बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए जो आरबीआई है, इस आरबीआई को पावर कहाँ से मिलती है। ठीक है, आखिर आरबीआई जो है अपने कार्य कैसे कर पाता है, तो इसके लिए इसको जो पावर मिलती है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, आरबीआई को जो पावर मिलती है, ठीक है, इसके लिए कुछ अधिनियम है जो अधिनियम इसको पावर देते हैं। पहला है बैंकिंग, आप कैसे लिखना है, पहला है बैंकिंग रेगुलेटिंग, ठीक है, एक्ट। पहला है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट आया था आपका पे 1949 में। कब आया था पे, 1949 के अंदर आया था। कौन सा है, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या करता है, आरबीआई को रेगुलेट करने की पावर देता है। आरबीआई को रेगुलेट करने की करता है, ये पावर देता है। दूसरा जो अधिनियम है वो है भारतीय सिक्का अधिनियम।
भारतीय सिक्का अधिनियम, ठीक है। आरबीआई जितनी भी मुद्राएं छाप पाता है, ठीक है, उनको जो पावर है वो मिलती है आरबीआई को मुद्रा छापने के लिए, वो मिलती है भारतीय सिक्का अधिनियम से। हालांकि और भी चीजें होती हैं, ठीक है। भारतीय सिक्का अधिनियम कब आया यहाँ पे? ये 1906 के अंदर आया, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरे जो भारत विदेशों के साथ में जो व्यापार होता है, ठीक है, तो तीसरा जो यहाँ पे आरबीआई को जो पावर मिलती है वो मिलती है विदेशी मुद्रा अधिनियम, विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मुद्रा अधिनियम, ठीक है। और विदेशी इसे बोलते हैं विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, विनिमय अधिनियम। आपका ऐसे ध्यान रखना है, आपसे पूछ लेगा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप ध्यान रखना पे ये आया कब पे? 1973 के अंदर, ठीक है। तो मैंने बोला पे आरबीआई को जो पावर मिलती है वो कहां से मिलती है? पावर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट का पे 1949 का, दूसरा भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 और तीसरा है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का पे 1973 के अंदर आया, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे जरा बात समझते हैं। जो आरबीआई है, आरबीआई को 3 रूपों में जानते हैं। देखिए जो आपका आरबीआई है, इस आरबीआई को 3 रूपों में जाना जाता है, ध्यान रखना। आरबीआई को केंद्रीय बैंक के रूप में जानते हैं, आरबीआई को हम यहाँ पे केंद्रीय बैंक के रूप में इसे जानते हैं, ध्यान रखना पे, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई को हम क्या जानते हैं? केंद्रीय बैंक। एक सेंट्रलाइज बैंक है, केंद्रीकृत बैंक है, बाकी सभी बैंकों को संचालित यही बैंक करता है, इसीलिए इसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि ये सभी बैंकों को संचालित करता है, इसीलिए इसको संचालन बैंक भी इसे कहा जाता है, संचालन बैंक। क्यों? क्योंकि क्या करता है, ये सभी बैंकों को, सभी जो बैंक हैं सभी बैंकों को ये संचालित करता है, सभी बैंकों को ये संचालित करता है, ठीक है। चलिए तीसरा आरबीआई को हम जो जानते हैं मूल रूप से, काम तो इसके बहुत सारे हैं, अभी मैं कानों पे डिस्कस करता हूं, लेकिन तीसरा जो इसको मूल रूप से जाना जाता है वो जाता है अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए। कैसे? यहाँ पे जो इकोनॉमी है, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको नियंत्रित करने के लिए लिखो, ठीक है। आपको लिखना यहाँ पे अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, ठीक है, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित, ठीक है। इस चीज के लिए यानी कि मेनली हम आरबीआई को 3 रूप में जानते हैं। पहला क्या? आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, यानी कि सभी बैंकों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको संचालन बैंक भी कहते हैं, सभी बैंकों का ये संचालन करता है, ठीक है। तीसरा, अर्थव्यवस्था क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा बात समझने यहाँ पे, इसके अलावा और आरबीआई क्या करता है उनको हम जरा देख लेते हैं आरबीआई के कार्यों में, ठीक है। आपको अगली एक हेडिंग लिख लेनी है भैया कि आरबीआई के काम क्या होते हैं, ठीक है। देखो आरबीआई के कार्य। देखिए जब मैं आरबीआई की मुझे कार्य की बात कर लेता हूं, ध्यान रखना पे, आरबीआई के काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई का सबसे पहला काम होता है अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। इसका पहला काम क्या बोला? अर्थव्यवस्था को, ठीक है, क्या करना पे? नियंत्रित करना, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना। किसका काम है ये? आरबीआई काम है। अब आप एक बात ध्यान रखना भाई, आखिर आरबीआई अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता कैसे है, ठीक है। इसके लिए आरबीआई क्या करता है? इसके लिए आरबीआई देखा पे अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का सीधा सा मतलब तो पहली बात ये है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था पे, ठीक है, देश के अंदर पैसे का एक प्रवाह है या देश के अंदर पैसों की एक नदी है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। देश के अंदर के यहाँ पे पैसों की एक नदी बह रही है, ठीक है। इस नदी में ना तो पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए है, ना तो इसमें पैसा बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, इस नदी में अगर पैसा ना तो बहुत ज्यादा होगा ना पैसा बहुत कम होगा, अगर संतुलित मात्रा में इस नदी के अंदर अगर पैसा है, मतलब देश में सभी के जेब में अगर पैसा बराबरी है, इक्वल है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि आरबीआई जो है, ठीक है, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किए हुए है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप ये सोचो कि धीरूभाई अंबानी और आपके जेब में बराबर पैसा हो, ठीक है। अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का मतलब यह है देश के अंदर भुखमरी नहीं होनी चाहिए है, ठीक है, देश के अंदर भुखमरी जैसी स्थिति ना बने, ठीक है। और दूसरा, जो कीमतें हैं, जो रेट है, वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। तो इन दो चीजों को बेसिकली नियंत्रित करने का बेसिक मतलब यह है
एक तो कीमत बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, कीमत बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हम बोलेंगे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो नियंत्रित नहीं है, यानी कि आरबीआई अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और दूसरा, देश में भुखमरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देश में आप मतलब कीमत अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर पहुंच के बाहर हो गई और इनकम कम होगी, देश में जो पैसे की नदी है, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो कीमत क्या होगी, और कीमत अगर बढ़ गई तो भैया क्या आ जाएगी, भुखमरी आ जाएगी, ठीक है। अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो हम बोलेंगे, ठीक है, अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, भुखमरी आ गई है, तो हम कहेंगे जो नियंत्रण है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक। अब देखिए एक बात समझिए, आप ये जो नियंत्रण है, जो आरबीआई जो नियंत्रण करता है, ये भी आरबीआई नियंत्रण करता कैसे, बात ये है। लोग के जेब में देखिए पैसा आता कहां से है, अगर इस नदी में पैसा आएगा तो ये पैसा वास्तव में आ कहां रहा है, एक बात आप सीधे समझिएगा पे। इस अर्थव्यवस्था को अगर नियंत्रित करना है, कीमतों को कंट्रोल करना है, भुखमरी को रोकना है, तो इसके लिए आरबीआई एक काम करता है, उसे बोलते हैं साख नियंत्रण। क्या बोलते हैं इसका पे, इसे बोलते हैं शाख नियंत्रण, साख नियंत्रण कहा जाता है इसे, शाख नियंत्रण, ठीक है। सर ये शाख नियंत्रण क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, शाख नियंत्रण का मतलब ये है जो ऋण है, लोन, साख का मतलब होता है लोन, ठीक है। लोन को, जो आपका लोन है, ठीक है, लोन को कंट्रोल करना, यानी कि लोन को नियंत्रित करना। सर इससे क्या होगा, देखिए समझा पे, अगर जो आरबीआई है, देखिए अगर जो आरबीआई है, अगर आरबीआई क्या करेगा, अगर लोन को अगर सस्ता कर देगा, आरबीआई अगर लोन को सस्ता कर देगा, एक बात समझिए, देखिए आरबीआई में हमारा खाता नहीं होता है, आरबीआई क्या है, सभी बैंकों का संचालन करता है। जैसे हमारा खाता एसबीआई में है या पीएनबी में है, तो एसबीआई और पीएनबी का खाता कहां होता है, आरबीआई के पास होता है, ठीक है। तो आरबीआई का खाता, आरबीआई की यहां किसका खाता है, यहाँ पे एसबीआई का खाता है, यहाँ पे पीएनबी का खाता है, मतलब जितने बैंक है उन सभी खाता कहां होता है, आरबीआई के अंदर होता है, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास पैसा कहां से आता है, एक बात समझिए, हमारे पास पैसा कहां आता है, बेसिकली हमारे पास पैसा आता है लोन से। हमारा पैसा कहां से आता है, हमारे पास जो पैसा आता है वो आता है लोन से, हमारे पास बेसिकली यहाँ पे पैसा आता है, ठीक है। लोन हमें कौन देता है सर, हम लोन कहां लेने जाते हैं, एसबीआई के पास या फिर पीएनबी के पास, जहां हमारा खाता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एसबीआई के पास पैसा कहां से आता है, एसबीआई को पैसा एक तो जो अमीर लोग जमा करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, वहां से पैसा आता है। लेकिन एसबीआई को, इसके पास भी ज्यादातर पैसा किसका होता है, लोन का होता है, जो कौन देता है, इसको आरबीआई देता है। बात समझ रहे हैं। अब क्या होगा, अगर आरबीआई इसको ज्यादा रेट पे लोन देगा, तो आरबीआई अगर ज्यादा रेट पे लोन किसको दे रहा है, बैंक को दे रहा है, तो बैंक भी हमें क्या करेगा, ज्यादा रेट पे लोन देगा। अगर बैंक भी ज्यादा रेट पे, अगर बैंक हमें ज्यादा रेट पे लोन देगा, तो हम लोन लेने जाएंगे क्या, हम लोन लेने नहीं जाएंगे, ठीक है। हम अगर लोन लेने नहीं जाएंगे तो भाई हमारे जेब में पैसा नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना, जब इस तरह से किया जाता है, जब हमारे जेब में पैसा आरबीआई कम करना चाहता है, तो आरबीआई क्या करता है, जो लोन की दर है उसे बढ़ा देता है, ठीक हो गया है। लोन की दर को आरबीआई क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक। और इसका मतलब जो नदी है इसमें पैसा क्या हो गया है, कम हो गया। अब पैसा अगर बहुत ज्यादा कम हो गया है तो आरबीआई अगर इसकी उल्टी प्रोसेस करेगा, ठीक है, लोन को क्या कर देगा, आरबीआई सस्ता कर देगा। आरबीआई ने बैंक को सस्ते रेट पे लोन दे रखा है, तो बैंक भी हमें क्या देगा, सस्ते रेट पे लोन देगा। और भागे भागे हम कहां जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे कि भाई हमें लोन दे दो, हमारे जेब में पैसा आएगा और नदी में पैसा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो काम होता है इसी को बोलते हैं साख नियंत्रण। साख नियंत्रण करने के लिए आरबीआई ये जितने भी काम करता है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं, मैं आपको अगली पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके लिए आरबीआई जो भी काम करता है इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसी को ही, इसी को कहते हैं मुद्रा नीति, इसी को ही मुद्रा नीति कहा जाता है, क्लियर, ठीक है। अब इस मुद्रा नीति के तहत क्या क्या काम होते हैं, ठीक है, इस मुद्रा नीति के तहत क्या क्या काम होते हैं, हम इस पे आगे बात करेंगे, ठीक होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए पे साख नियंत्रण जो है ये बेसिकली दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है। एक होता है परिमाणात्मक, ठीक है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। एक होता है परिणामात्मक, ठीक है, परिमाणात्मक, और दूसरा होता है गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक। यानी कि जो साख नियंत्रण होता है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है परिमाणात्मक यानी क्वालिटेटिव साख नियंत्रण,
शाख नियंत्रण एक होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका बे गुणात्मक शाख नियंत्रण, ठीक है, गुणात्मक शाख नियंत्रण। क्लियर, ठीक है। ध्यान रखना जो परिणात्मक शाख नियंत्रण है बेसिकली परिणात्मक शाख नियंत्रण को ही मौद्रिक नीति कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली जो परिणात्मक शाख नियंत्रण है इसी को हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति। हालांकि ये भी किसका हिस्सा है, मौद्रिक नीति का हिस्सा है। काय के लिए, क्योंकि शाख नियंत्रण तो दो प्रकार से हो रहा है ना, लेकिन हम लोग भारत में ज्यादातर इसी से ही शाख नियंत्रण करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। आपको आरबीआई के काम समझ में आ गए हैं। कौन सा काम, आरबीआई का मेन काम क्या है, अर्थव्यवस्था को सर क्या करना, नियंत्रित करना, मतलब क्या करना, कीमतों को बढ़ने नहीं देना, भुखमरी को रोकना। इसके लिए सरकार क्या करती है, शाख नियंत्रण करती है, ठीक है। अगर जेब में पैसा ज्यादा आ जाएगा, नदी में अगर पैसा ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा भैया, कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर हम सभी के जेब में 1-1 लाख रुपए हैं, दुकान वाले के पास अगर 5 किलो टमाटर हैं, तो भाई तुम बोलोगे मैं देता हूं 1000 रुपए, मुझे दे दे टमाटर। भाई दूसरा आदमी बोलेगा मैं देता हूं भैया 2000 रुपए, ये जो टमाटर हैं इनको आप मुझे दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टमाटर के रेट बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेगी सरकार, कीमतें ज्यादा ना बढ़े तो पैसा नदी में ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भैया हमारे पास जेब में पैसा ही नहीं है, टमाटर मार्केट में बहुत है, ठीक है, तो भाई इससे क्या हो जाएगी, भुखमरी आ जाएगी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करती है, शाख नियंत्रण करती है, मतलब क्या करती है, लोन को नियंत्रित करती है। इसको नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार के काम करती है, एक परिणात्मक शाख नियंत्रण करती है, एक गुणात्मक शाख नियंत्रण करती है। इसी को ही बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। अब परिणात्मक शाख नियंत्रण और इसके तहत क्या सरकार करती है उसे हम अगला देखेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे आरबीआई के कार्य समझा रहा हूं, ठीक। चलो, तो पहला काम आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए, आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो होता है नोट जारी करना, ठीक है। आरबीआई का जो सेकंड काम होता है वो होता है नोट जारी करना, नोट जारी करना या फिर निर्गत करना, जो नोट जारी करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट जारी करने का बेसिक मतलब ये है, देखिए यहाँ पे आरबीआई दो तरह के, ध्यान रखना पे, जो दो तरह के आपके नोट होते हैं, एक बात समझ लेना यहाँ पे। देखिए 1 रुपए का जो नोट होता है ये आपको पता होगा, इसे 1 रुपए का नोट जो है इसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया था, वित्त मंत्रालय द्वारा इसे क्या होता है, जारी किया जाता है। और इस 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। कई बार पेपर में ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना पे। लेकिन 1 रुपए से ज्यादा जो भी नोट होता है उसे आरबीआई द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक है, उसे आरबीआई जारी करता है। 1 रुपए से ऊपर के जितने भी नोट होते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, ठीक है, आरबीआई मैक्सिमम 10,000 तक के नोट छाप सकता है, ये इसके पास पावर है। सिक्का अधिनियम के तहत 10,000 तक के क्या कर सकता है, ये नोट छाप सकता है। और आरबीआई 1,000 तक के डॉलर यानी सिक्के छाप सकता है, 1,000 तक के ये सिक्के छाप सकता है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात आप जरा ध्यान समझ लें, देखिए अभी हमारे पास मैक्सिमम नोट कितने का है, 2,000 का, और मैक्सिमम सिक्का कितने किताब में, शायद मतलब 20 रुपए का, इससे ऊपर हमारे पास सिक्का भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आरबीआई का पावर कितनी है, 10,000 तक का नोट आरबीआई छाप सकते हैं और 1,000 तक के सिक्के छाप सकते हैं। अब बात यह है सर कितने नोट जारी कर सकते हैं, क्या आरबीआई जितना मर्जी आए उतना पैसा छाप सकता है? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, नोट जारी करने के लिए एक पद्धति का यूज किया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं न्यूनतम विधि पद्धति, न्यूनतम विधि पद्धति कहा जाता है। ध्यान रखना पे, आरबीआई नोट जारी करने के लिए न्यूनतम विधि पद्धति का प्रयोग करता है। सर ये न्यूनतम विधि पद्धति क्या होती है? ध्यान रखना, न्यूनतम विधि पद्धति के अंतर्गत आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए, ठीक है, 200 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए है। इस 200 करोड़ में से भी कम 115 करोड़ का तो इसके पास सोना होना चाहिए, गोल्ड, ठीक है। तो 115 करोड़ का तो सोना होना चाहिए है। बाकी जो 85 करोड़ बचे हैं, ये 85 करोड़ के इसके पास कम साख के रूप में ये रख सकता है, ठीक है। सर ये साख क्या होता है? वही ऋण, यानी कि अगर आरबीआई ने किसी को ऋण दे रखा है तो भाई आरबीआई के पास एक पर्चा होगा ना, ठीक है। आरबीआई के पास क्या होगा? एक पर्चा होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कहीं पे जमीन खरीदता हूं तो जमीन, मैंने 10 लाख की जमीन खरीदी और मेरे घर के अंदर जमीन थोड़ा होती है, एक कागज का टुकड़ा होता है ना जिसमें लिखा रहता है ना कि ये जमीन भैया ये इस तरह से इस आदमी की है, ठीक है।
तो वो जो कागज का टुकड़ा है, सेम ऐसे ही जब आरबीआई किसी को लोन देता है तो आरबीआई के पास भी क्या होगा, एक कागज का टुकड़ा रहता है, ठीक होगा, ठीक है, जिसमें उस आदमी के साइन करे होते हैं। अरे हम भी तो लोन लेते हैं बैंक से, उसमें हमारे साइन होते हैं, ठीक है, तो इस बात की जवाबदारी है कि भैया हमने ले रखी है, ठीक है। तो उसी कागज के टुकड़े को बोलते हैं साख, ठीक है। तो 200 करोड़ में से 115 करोड़ का सोना हो सकता है और 85 करोड़ की शाख इसके पास हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा हो गया है। अब देखिए तीसरा बात करते हैं, सरकार क्या करता है मौद्रिक नीति, अभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, क्या करता है, ये अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सरकार मौद्रिक नीति जारी करती है, मौद्रिक नीति यहां पे जारी करती है, और दूसरा इसको क्रियान्वित करती है, मतलब इसको चलाती भी है, ठीक है। इसी की करती है सरकार क्रियान्वित, इसे सरकार क्रियान्वित करती है, यह ध्यान रखना, इस सरकार क्रियान्वित करती है। एक बात आप और यहां पर समझ देखा पे, मौद्रिक नीति के तहत एक दूसरी नीति होती है, उसे बोलते हैं राजकोषीय नीति, उसे क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति की जैसी एक नीति होती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं, बट ध्यान रखना राजकोषीय जो नीति है इसे केंद्र सरकार जारी करती है, इसे सरकार जारी करती है, जबकि मौद्रिक नीति को आरबीआई जारी करता है। बट ध्यान रखना जो मौद्रिक नीति है वो राजकोषीय नीति की सहायक नीति के तौर पे ही ये काम करती है। चलो ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगर मैं अगली बात करता हूं, यहाँ पे अगला, ठीक है, इसका जो काम है वह है मुद्रा का प्रबंधन करना, ठीक है। इसका जो अगला काम है आपको यहाँ पे अगला लिख लेना है, ठीक है। आरबीआई के मैं भी कार्यों पे मैं चर्चा कर रहा हूं, हमारी जो बातचीत चल रही है वो आरबीआई के कार्यों के ऊपर चल रही है। अगला देखिए यहाँ पे जो इसका काम है वो है मुद्रा का प्रबंध करना, ठीक है, मुद्रा का प्रबंध करना। देखिए कभी बार क्या होता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो मुद्रा का, ठीक है, कम हो जाता है, तो उसका प्रबंधन करना भी इसी का ही काम है। कैसे कैसे ये काम करते हैं आगे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे अगला जो इसका जो मेन काम है, यहाँ पे अगला काम यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये बैंकों का बैंक है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी ये बैंकों का बैंक है, बैंकों के बैंक के रूप में काम करते हैं ये। इसके अलावा मुद्रा के लेन देन को, मुद्रा के लेन देन को भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। आप एक बात ये भी ध्यान रखना, ठीक है, मुद्रा के लेन देन क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये है आरबीआई का कार्य। एक बात जरा छूट गई है वो आप नोट कर लेना, ठीक है, जो न्यूनतम विधि पद्धति आरबीआई जो नोट छापता है, मैं आपको बता दें, वो न्यूनतम विधि पद्धति के तहत आरबीआई नोट छापता है। न्यूनतम विधि पद्धति 1957 में ये स्टार्ट हुई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। न्यूनतम विधि पद्धति कब, यहाँ पे 1957 में स्टार्ट हुई है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये है आरबीआई के कार्य जो मैंने यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करना पे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है इस पे हम विधिवत तरीके से चर्चा करें, ठीक है। बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।